नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी चल रही है पुनर्विवाह और इसके 16 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ये 17वां पार्ट है। तो चलिए दोस्तों, इस 17वें पार्ट को शुरू करते हैं। सुधा ने बाबूजी को बताया विनय नहीं आ रहा है। ऐसे कैसे नहीं आएगा बहू, फ़ोन लगा कर देना, मैं बात करता हूँ। बाबूजी ने सुधा को बोला। हेलो बेटा विनय। जी चाचा जी, प्रणाम। खुश रहो, कैसे हो और कहाँ हो? 10 दिन बाद सीमा की शादी है, पता तो है तुम्हें? जी चाचा जी, दीदी ने बताया था। तो फिर कब आ रहे हो? सॉरी चाचा जी, मैं नहीं आ पाऊँगा, टाइम नहीं है, विनय ने मजबूरी के साथ बोला। ऐसे कौन सा काम है जो छोड़ कर नहीं आ सकते? थानेदार साहब से बोलकर 2 दिन की छुट्टी भी नहीं मिलेगी। तुम्हारी बहन की ननद की शादी है, अब जब रिश्ता जोड़ा है तो निभाना भी पड़ेगा बेटा। वह तो सही है बाबूजी, पर आप भी मेरी मजबूरी को समझिए। मैं कुछ भी नहीं समझता। अगर तुमसे नहीं हो पाए तो मैं वीर सिंह को बोलकर थानेदार साहब से बात करवा देता हूँ। वह बता रहा था कि उसकी अच्छी जान पहचान है उनसे। नहीं बाबूजी, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही कोशिश करता हूँ। कोशिश नहीं, तुम्हें आना है किसी भी तरह। बाबूजी ने जिस प्यार और अपनेपन से कहा, बिना लाख चाहने पर भी उन्हें मना नहीं कर पाया। दरअसल शादी के 3 दिन बाद ही विनय के ट्रेनिंग सेंटर से सभी आईपीएस अफसर्स के लिए विदाई समारोह रखा गया था। इस समारोह के बाद ही सभी ऑफिसर्स को नियुक्ति मिलनी थी। इस समारोह में सभी ऑफिसर का रहना अनिवार्य था, इसलिए विनय ने आने से मना कर दिया था। पर बाबूजी ने उनके सामने कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा, तो विनय आखिर अपने सुपीरियर से बात करने के लिए चल दिया। उसकी अच्छे परफॉर्मेंस को देखते हुए और बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद विनय को 2 दिन की छुट्टी मिली। वह भी इस शर्त पर कि तीसरे दिन उसे सुबह ट्रेनिंग टाइम तक हर हाल में ट्रेनिंग सेंटर में प्रेजेंट होना होगा। विनय के लिए इतना ही काफ़ी था। उसने थैंक्स सर कहा और बाहर निकल आया। बहू, विनय आ रहा है, बाबूजी ने घर में आते हुए आवाज़ लगाई। साहब आ रहे हैं? रसोई में चाय छानती कंचन के हाथ खुशी के मारे कांप गए, जिससे कुछ चाय छलक कर उसके हाथ पर आ गिरी। पर विनय के आने की खबर से जो ठंडक दिल में पहुंची थी, उसके सामने ये जलन तो कुछ भी नहीं थी। वह सब छोड़कर छत पर कपड़े फैलाने गई सुधा के पास दौड़ी। दीदी, साहब आ रहे हैं। वह भागते हुए सुधा से लिपट गई। उसके बचपने पर सुधा मुस्कुरा दी। सुधा को एकटक अपनी ओर देखते देखकर कंचन ने पूछा, ऐसा क्या देख रही हैं दीदी? तेरे चेहरे की खुशी को। कितने दिन बाद तुझको इतना खुश देखा है। हाँ दीदी, आई एम सो हैप्पी। साहब आ रहे हैं, इससे ज़्यादा मेरे लिए खुशी की बात क्या हो सकती है। 2 दिन बाद वह वापस भी जाएगा, सुधा ने गंभीर होते हुए कहा। दीदी, अभी तो वह आए भी नहीं हैं और आप जाने की बातें कर रही हो। वह सुधा के गले में झूल गई। मैं मजाक नहीं कर रही छोटी, वह कंचन को खुद से अलग करती हुई बोली। जब तू इतना प्यार करती है उससे, तो हाँ क्यों नहीं बोल देती? बोल दे उससे कि नहीं रह सकती उसके बिना। तेरी जिंदगी में उसकी क्या अहमियत है। इससे पहले छोटी बहुत देर हो जाए, उसका हाथ थाम कर चली जा इस नर्क से। सुधा ने कंचन के हाथों को पकड़कर उसकी आंखों में झांका। नहीं दीदी। कंचन ने हाथ छुड़ाकर निगाहें फेर ली। मैं बाबूजी के विश्वास को नहीं तोड़ सकती। इस घर में सबसे ज़्यादा उन्हीं को मुझ पर भरोसा है। अगर मेरी वजह से उन्हें जरा सा भी दुख पहुंचा, तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। अगर उन्होंने इस रिश्ते के लिए हामी नहीं भरी, तो क्या होगा तुम दोनों का? पता नहीं दीदी, पर इतना तय है, मैं उनकी मर्जी के खिलाफ कोई काम नहीं करूंगी। और अगर उन्होंने हाँ कह दी और तेरे बाबूजी नहीं माने, तो क्या करेगी? मुझे उनकी हाँ या ना से कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ जन्म देने से बाप बेटी का रिश्ता पूरा नहीं हो जाता, उसे निभाना भी पड़ता है। उन्होंने क्या किया मेरे लिए? ऐसे वक्त पर मुझे अकेला छोड़ दिया, जब मुझे उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। अगर उस वक्त बाबूजी भी इन्हीं की तरह मुझसे मुंह फेर लेते,
तो क्या होता मेरा? कहाँ जाती मैं? कंचन की आंखों से आंसू बह निकले। ठीक है, मैं आज ही विनय से बात करती हूँ। तेरे और उसके रिश्ते के की बात करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा उसे। तेरे घर वाले भी होंगे और ये लोग भी होंगे। सुधा इतना बोलकर नीचे चल दी तो कंचन ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया। आपको एक वचन और देना होगा दीदी। सुधा पीछे मुड़ी। कैसा वचन छोटी? अगर घर वाले नहीं माने तो आप किसी से भी कुछ भी नहीं बोलेंगी। कुछ भी हो, कोई मेरे बारे में कुछ भी बोले, कुछ भी कहे, आप बीच में नहीं बोलेंगी। आप मेरी मुसीबत को अपने सिर नहीं लेंगी। आपको मेरे सिर की कसम। कंचन ने सुधा का हाथ अपने सिर पर रख दिया। छोटी, सुधा अपना हाथ खींचते हुए चिल्लाई। पागल हो गई है? और तू कहना क्या चाहती है? तेरे बारे में कोई भी अनाप शनाप बोलता रहे और मैं चुपचाप सुनती रहूं? हाँ दीदी, बहन का रिश्ता क्या होता है, इस रिश्ते का मतलब क्या होता है, यह मैंने आपसे ही जाना है। पिछले 4 साल में आपने मुझे इतना प्यार दिया है कि शायद कोई सगी बहन भी नहीं दे पाती। मैं आपको खोना नहीं चाहती दीदी। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप पर कोई भी मुसीबत आए। मुझे तो इस सब की आदत पड़ चुकी है, मगर आपसे किसी ने कुछ कहा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। आपको मेरी कसम दीदी, अगर आप मेरी कसम तोड़ो तो मेरा मरा हुआ मुंह देखो। छोटी, सुधा कंचन को बाहों में भरकर रो पड़ी। कैसे सुन पाऊंगी मैं, अगर कोई तुझे भला बुरा कहेगा? सुनना पड़ेगा दीदी, खुद को मजबूत करना पड़ेगा। और साहब ने भी यही कहा था कि आपको साइड में रहना है। आप पर मुसीबत आए ये न मैं देख सकती हूँ और ना ही साहब। सुधा ने कंचन को बाहों में जकड़ लिया और रोने लगी। आज भी दोनों बहनें गले लगकर रो रही थी। फर्क बस इतना था कि हमेशा कंचन रोती थी और सुधा ढाढ़स बंधवाती थी। आज सुधा बच्चों की तरह रो रही थी और कंचन बड़ी बनकर उसे चुप करा रही थी। अब कंचन को विनय के आने की जितनी खुशी थी, उससे ज़्यादा इस बात की चिंता खाई जा रही थी कि अगर बाबूजी नहीं माने तो साहब हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जाएंगे। विनय से बिछड़ने का गम कंचन को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा था। बाबूजी ने मना कर दिया और साहब मुझे छोड़कर चले गए तो मैं क्या करूँगी? कैसे जीऊँगी उनके बिना? मेरे लिए तो उनके नाम का सहारा ही काफ़ी है। अभी कम से कम उनसे कभी कभी आने की उम्मीद तो रहती है। फिर तो यह उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। कंचन अंदर ही अंदर घुट रही थी। इस सब को तो वह सुधा के साथ भी नहीं बांट सकती थी। घर वालों की सहमति के बिना विनय से शादी न करने का फैसला भी तो उसका खुद का था। जब फैसला उसका है तो तकलीफ भी उसी के हिस्से आएंगी। जब उसकी निराशा उस पर हावी होने लगी और विनय से अलग होने का डर उसके दिमाग की नसों में भर कर तांडव करने लगा, तो कंचन ने आखिर विनय से ही बात करने का निर्णय कर लिया। कुछ भी हो, किसी भी रूप में रहें, साहब मेरी जिंदगी में बने रहें, यही मेरे लिए काफ़ी है। जीवन साथी ना सही, दोस्त बनकर ही सही। उसने बाथरूम में जाकर दरवाज़ा बंद किया और फ़ोन निकालकर विनय के लिए कॉल करने लगी। रिंग जाती उससे पहले ही सासू माँ ने गेट बजा दिया। छोटी, बाथरूम में क्या कर रही है? काम से बचने के बहाने ढूंढती रहती है। बाहर आ, मुझे भी जाना है। इतनी देर से अंदर क्या कर रही है? वह बड़बड़ाते हुए बोली। कॉल कट कर वह फ़ोन को रखने लगी, पर डर और हड़बड़ाहट में फ़ोन कंचन के हाथ से छूटकर पानी से भरी बाल्टी में जा गिरा। उसने जल्दी से फ़ोन पानी से निकालकर स्विच ऑफ कर छिपा दिया और खुद को नॉर्मल करके बाहर आ गई। शादी को अब 2 ही दिन बाकी थे। फ़ोन खराब होने से वह विनय से बात नहीं कर पाई थी। इस वजह से वह परेशान थी। बाहर सीमा की हल्दी की रस्म चल रही थी। ढोलक की थाप पर गानों के स्वर वातावरण में गूंज रहे थे और इधर कंचन अंदर कमरे में अकेली बैठी सोच सोच कर परेशान थी। कैसे बात करे साहब से? पता नहीं वह आ भी रहे हैं या नहीं। बाबूजी से जाने क्या बात करेंगे। फ़ोन को भी अभी खराब होना था। वह खिंच उठी।
तब तक सुधा का बड़ा बेटा जेठ जी का फोन पर कार्टून देखते हुए कंचन के पास आ गया। उसके हाथ में फोन देखकर उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने बच्चे को अपने पास बुला लिया। बेटू, मेरे लिए एक गिलास पानी ला दोगे? मुझे दादी ने बाहर निकलने से मना किया है। अभी लाया चाची, पर आप ये फोन पकड़ लो। बच्चे ने फोन कंचन के हाथ में देते हुए कहा। हाँ, कंचन की बिन मांगी मुराद पूरी हो गई। बच्चे के बाहर जाते ही उसने गेट बंद कर विनय को कॉल लगा दी। उधर से कॉल उठाते ही उसने बोला, हेलो साहब। कौन? कंचन? विनय ने उसकी आवाज़ को पहचानते हुए कहा। किसका फ़ोन है यह? और तुम्हारा फ़ोन कहाँ है? इतने दिनों से बात क्यों नहीं की? वह साहब, मेरा फ़ोन पानी में गिर गया था, इसलिए ख़राब हो गया। ये बड़े भैया का फ़ोन है। अच्छा साहब, मुझे कुछ पूछना था, बाकी बातें बाद में करना। पहले ये बताओ, आप आ रहे हो ना? हाँ, कल शाम को बैठूंगा, परसों सुबह तक पहुंच जाऊंगा। आप बाबूजी से बात करोगे? हाँ, क्यों? मुझे डर लग रहा है साहब। अगर बाबूजी ने मना कर दिया तो आप मुझे छोड़कर तो नहीं चले जाओगे साहब? कंचन की आवाज़ दर्द और उदासी में डूबी हुई थी। पागल, मैंने तुमसे प्यार किया है, पसंद नहीं किया। और इंसान की पसंद बदल सकती है, प्यार नहीं बदलता, समझी? फालतू की बातें मत सोचा करो और मुझ पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। मुझे घबराहट होती है साहब, पता नहीं क्या होगा, जिंदगी जाने क्या मोड़ लेगी। पर इतना पता है, अगर आप मुझसे दूर हुए ना तो मैं जी नहीं पाऊंगी, मर जाऊंगी आपके बिना। ऐसा मत बोलो कंचन, मेरे लिए भी तुमसे दूर रहना आसान नहीं है। और किसी को कुछ नहीं होगा, मैं कुछ गलत नहीं होने दूंगा। भरोसा करती हो ना मुझ पर? हाँ साहब, भगवान से भी ज़्यादा। ठीक है साहब, बेटू आता होगा, इसलिए मैं फ़ोन रखती हूँ। आप जल्दी आना, मैं इंतज़ार करूँगी। हाँ, और इस फ़ोन में से याद से नंबर डिलीट कर देना और ऐसे किसी भी फ़ोन से बात मत किया करो, किसी दिन मुसीबत में फंस जाओगी। मैं आऊँगा तो दूसरा फ़ोन ले आऊँगा। जी साहब। कंचन ने फ़ोन काट दिया। पूरा घर मेहमानों से भरा होने की वजह से चहल पहल भी बढ़ चुकी थी। शोर मचाते बच्चों की किलकारियों से घर क्या, आस पड़ोस भी गूंज रहा था। आज शाम को बारात आनी थी। शादी मैरिज होम में होने की वजह से सभी अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए थे। महिलाएं अपने साज श्रृंगार में व्यस्त थी और पुरुष वर्ग में प्रौढ़ और वृद्ध चाय पानी करके राजनीति पर चर्चा करते हुए अपनी अपनी राय दे रहे थे। और बाकी का युवा वर्ग शाम को मैरिज होम में जाने वाले सामान को गाड़ी में लोड कर रहा था। किसी को अपनी बहन या भाभी को लेकर शॉपिंग के लिए बाजार जाना था, तो वह बाइक पर बैठकर इंतजार में उबासियां लेते बार बार अंदर झांक कर देख रहा था। कोई लड़कियों को देखकर अपनी आंखें सेक रहा था, तो लड़कियां सज धज के इठलाती हुई इधर से उधर घूमकर अपने रूप का प्रदर्शन कर रही थी। कुल मिलाकर सब अपनी अपनी आपाधापी में लगे हुए थे। सुधा श्याम को पहने जाने वाले कपड़ों का बैग लगाकर रख चुकी थी और अब सासू माँ के साथ शगुन और रस्मों के लिए जरूरी सामान रखवाने में लगी थी। घर की सारी भागदौड़ कंचन के हिस्से में थी। कभी वे किसी को चाय बना कर देती, तो किसी के लिए खाना परोस कर ले जाती। किसी को कुछ चाहिए था तो किसी को कुछ। गर्दन तक लंबा घूंघट किए वह भाग भाग कर सबकी फरमाइशें पूरी कर रही थी। तभी विनय ने घर के अंदर कदम रखा। ब्लैक जूते के साथ ब्लैक जीन्स और फिटेड टाइट पीच कलर की शर्ट, गेहुआ रंग क्लीन शेव चेहरा। बैग को एक हाथ से कंधे पर कैरी किए हुए जब उसने घर में कदम रखा तो सभी की निगाहें उसकी ओर उठ गई। फिल्मी हीरो को मात देती बॉडी और लुक्स किसी के भी दिल में उसके लिए चाहत पैदा कर दे। जब वह अपने शाही अंदाज में चलता हुआ आंगन में आया, तो जिसने भी उसे एक बार देखा, उसकी निगाहें बस विनय के चेहरे पर चिपक कर रह गई।
कौन लड़का है यह? एक बूढ़ी सी दादी ने चश्मा साफ कर दोबारा लगाते हुए कहा। विनय भी परेशान सा आंगन में खड़ा इधर उधर देख रहा था। घर का कोई भी सदस्य नजर नहीं आ रहा था और जो दिख रहे थे वह सब अनजान थे। तभी उसकी निगाह रसोई में थाली लेकर निकलती हुई कंचन पर पड़ी। वह जल्दबाजी में खाना लेकर किसी को देने जा रही थी। जब वह कंचन के पास से गुजरी तो उसने कौन है यह जानने के लिए घूंघट से झांकने की कोशिश की और अपनी इसी कोशिश में उसका पैर साड़ी में उलझ गया। उसका बैलेंस बिगड़ा और जैसे ही गिरने को हुई कि विनय की बाहों ने उसे संभाल लिया। विनय का स्पर्श महसूस होते ही वह पहचान गई। साहब, उसने घूंघट को थोड़ा उचकाकर देखा। सभी को अजीब तरीके से अपनी ओर घूरता देखकर विनय को छेप सा गया और अपनी छेप मिटाने के लिए उसने कंचन से पूछा, दीदी कहाँ है? नजर नहीं आ रही। वह अंदर कमरे में है, माँ जी के साथ। आप बैठिए, मैं बुलाती हूँ। कंचन विनय को बैठने के लिए बोलकर अंदर चली गई। कुछ देर बाद वह वापस आई तो उसके साथ सुधा भी थी। अब टाइम मिला है तुझे? सुधा ने आकर विनय को गले लगा लिया। इतना भी टाइम बड़ी मुश्किल से मिला है। कितने पापड़ बेलने पड़े हैं तब जाकर छुट्टी मिली है। आरती, जरा पानी लाना। सुधा ने पास खड़ी लड़की की तरफ मुखातिब होते हुए कहा। क्यों री बहुरिया, कौन लड़का है यह? उन्हीं बूढ़ी दादी ने दोबारा पूछा। मौसी, ये मेरा भाई है। सुधा ने उसकी बात का जवाब दिया। आरती जब तक पानी लेकर आ गई थी। भाभी, आपके भाई क्या आर्मी में हैं? उसने पानी का गिलास विनय को पकड़ाते हुए पूछा। नहीं, पुलिस में सब इंस्पेक्टर है। ओह, लगता भी है देखकर। वैसे आपके लिए चाय लाऊं या खाना लगा दूं? उसने अब की बार सीधा विनय से सवाल किया। नो थैंक्स, पहले मैं फ्रेश होकर आता हूँ, उसके बाद कुछ लूँगा। उसने बैग सुधा को पकड़ाया और तौलिया लेकर बाथरूम में चला गया। आरती, तुम कुछ देर उसका ध्यान रख लेना, मैं माँ जी के साथ सामान रखवा लूँ। जी भाभी, उन्हें कुछ भी चाहिए होगा तो मैं दे दूंगी। थोड़ी देर बाद विनय ऊपर इनर पहने और तौलिया लपेटे गीले बालों को हाथों से झाड़ते हुए आया। यह दीदी कहाँ चली गई? उसने परेशान सी नज़रों से चारों ओर देखा। आपको जो भी चाहिए मुझे बोल देना, भाभी ने आपका ध्यान रखने के लिए कहा है। आरती विनय के पास आकर बोली। फिलहाल तो आप मुझे कोई रूम बता दो जहाँ भीड़ भाड़ कम हो, जहाँ मैं कपड़े बदल सकूं और आराम कर सकूं। विनय बैग उठाते हुए बोला। ऐसा तो बस एक ही कमरा है, छोटी भाभी का। आरती ने अटकते हुए बोला। तो फिर वहीं ले चलो, उसके कमरे में। तुम मत जाओ बिटवा, पास बैठी बूढ़ी अम्मा बोल पड़ी। क्यों? विनय ने उनकी तरफ मुड़कर पूछा। अरे, वह विधवा है तो क्या हुआ? आप भी तो जो चाय पी रही हैं, आई एम श्योर यह उन्हीं के हाथों की बनी होगी। आपको तो कुछ भी नहीं हुआ चाय पीने से। अरे बेटा, हम तो बूढ़े बड़े हैं, हमें क्या होगा? पर जवान बच्चों और सुहागिन औरतों को उससे दूर रहना चाहिए। बूढ़ी अम्मा विनय को समझाते हुए बोली। उनका बना खाना खा सकते हैं, उनकी बनाई चाय पी सकते हैं, पर उनके कमरे में नहीं जा सकते। वैसे भी माता जी, मैं इन सब बातों में विश्वास नहीं करता। विनय ने थोड़ा रूडली कहा और बैग लेकर लंबे लंबे डग भरता हुआ कंचन के कमरे की तरफ चला गया। पीछे बूढ़ी अम्मा बड़बड़ाती रही। कमरे के अंदर कदम रखते ही विनय को एक अलग सुकून, एक अलग तरह का एहसास हुआ, जैसे उसने कंचन के कमरे में नहीं, उसकी जिंदगी में कदम रख दिया हो। एक ही कमरे में दोनों का सामान, क्या फीलिंग्स हैं? वह मुस्कुराते हुए बोला। उस कमरे में कंचन की खुशबू बसी हुई थी। उसने टॉवल निकालकर कपड़े बदले, नेवी ब्लू पैंट के साथ वाइट शर्ट, और वह बाहर आ गया। वह बाहर आया तो उसके हाथ में एक बॉक्स था। उसने आरती से सीमा के बारे में पूछा। आरती जी, क्या आप बता सकती हैं सीमा जी कहाँ है? विनय ने आरती की तरफ देखा। विनय की आंखों के जादू से कोई बच पाया जो आरती बचती? उसने विनय की आंखों में देखते हुए
उंगली से सीमा के कमरे की तरफ इशारा कर दिया। विनय मुस्कुरा दिया। थैंक्स आरती जी, और सीमा के कमरे की तरफ चला गया। सीमा अपने कमरे में अकेली कोने में बैठी हुई थी। हाथों में लगी मेहंदी और कपड़ों से बाहर झांकते अंगों पर आया हल्दी का निखार उसके दुल्हन होने की पुष्टि कर रहा था। पर नई दुल्हन की सबसे जरूरी पहचान, चेहरे की खुशी और आंखों की चमक, गायब थी। वह खाली आंखों से शून्य में ताक रही थी। नमस्ते सीमा जी, विनय ने कमरे में घुसते हुए कहा। विनय को देखते ही वह खुश हो गई। आप आ गए विनय जी। आपकी शादी और मैं ना आऊं, ऐसा हो सकता है भला? सीमा ने गर्दन नीचे झुका ली। क्या हुआ? आप खुश नहीं हो? नहीं, ऐसा नहीं है। माँ बाप का घर छोड़ने का दुख सभी को होता है, मुझे भी है। सीमा की आंखें पनीली हो उठी। दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को यहीं रोकते हैं। मिलते हैं एक और पार्ट में। तब तक के लिए कहानी आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि ये कहानी आपको पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं इस कहानी के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए शुक्रिया।